यूपी के मथुरा में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश हरीश चंद्र के पहुंचने की खबर मिली। इसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को घिरता देखकर बदमाश ने बाइक पर भागने की कोशिश भी की और पीछा करने पर पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने की वजह से बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार करने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने वारदात वाली जगह से चोरी की एक बाइक और तमंचा बरामद किया। चंद नाम का बदमाश जो कि 4 लूट में वांछित था, इससे पूर्व भी काफ़ी मुकदमे थे। 25,000 का इसमें इनाम घोषित था। मुठभेड़ में घायल हुआ है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में भी राम मंदिर का मुद्दा उठा। बीजेपी के सांसद हरिनारायण राजभर और रविंद्र कुशवाहा ने राम मंदिर के निर्माण में हो रही देरी पर ऐतराज जताया और मोदी सरकार से बिना देर किए मंदिर पर कानून बनाने की मांग रख दी। राम मंदिर बनाने के लिए सरकार कानून बनाए, ये कहा गया, जिस पर बीजेपी संसदीय दल की अध्यक्षता कर रहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसदों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने की सलाह दे दी। पीएम ने जीएसटी की छूट का दायरा और बढ़ाने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान संकेत दिए कि 99% चीजों को 18% तक के जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद एक महिला इंस्पेक्टर ने हंगामा करने के एक आरोपी की डंडे से पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लिफ्ट में फंसे एक आदमी को 1.5 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नसीरुद्दीन शाह ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को मैदान पर सबसे बदतमीज खिलाड़ी बताया। भारत के साथ होने वाले बाकी 2 टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव नहीं किया गया। झारखंड और यूपी के बीच लखनऊ में हुआ रणजी ट्रॉफी का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। दिल्ली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपनी किताब चेंजिंग इंडिया के लॉन्च पर पुरानी यादों को साझा किया और बताया कि 1991 में तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव ने अचानक उन्हें देश का वित्त मंत्री बना दिया। People say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. यही नहीं, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यह भी दावा किया कि बतौर पीएम उन्हें मीडिया का सामना करने में कभी डर नहीं लगा। I certainly would like to say that I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or after immediately after landing. हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नौकरियों में ओवरटाइम से जुड़े नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों का समर्थन करने आए विपक्षी पार्टी के कई सांसदों ने वहां के सरकारी चैनल के दफ्तर में घुसकर विरोध जताया, जिनमें कुछ सांसदों को 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के जवानों ने उठाकर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। सरकारी चैनल के जरिए वो अपनी मांगों को लाइव दिखाना चाहते थे। सांसद सरकार से कंपनियों को ओवरटाइम कराने का अधिकार देने वाले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। जब तक ये सांसद चैनल के अंदर रहे, तब तक उनके लिए सैकड़ों लोग दफ्तर के बाहर जुटे रहे। नए कानून के तहत इन लोगों को 1 साल में 400 घंटे तक ओवरटाइम करना पड़ेगा। चैनल के बाहर प्रदर्शन करने आए लोगों ने एक रैली भी निकाली। नए कानून को गुलामी का कानून बताते हुए इन सैकड़ों लोगों ने मोबाइल और टॉर्च की रोशनी जलाकर भी सरकार का विरोध जताया। लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में 48 साल के एक आदमी ने अपने घर पर खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनने के बाद पहुंचे परिवार वालों ने उसे गंभीर हालत में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने पारिवारिक विवाद को आत्महत्या की वजह बताया। बताया जा रहा है कि मृतक पेशे से पत्रकार था। उनके परिजनों ने बताया है कि उन्होंने खुद को गोली मारी है, आत्महत्या की है और कुछ आपस में पारिवारिक तनाव चल रहा था, जो कारण बताया गया है इसका। बाकी पूरी परिस्थितियों की हम जांच कर रहे हैं और जो भी चीज़ें निकल करके आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
अमृतसर के वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में कैद भारतीय इंजीनियर हामिद निहाल अंसारी भारत लौट आए। हामिद पिछले 6 साल से पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में सजा काट रहे थे, लेकिन 6 साल बाद पाकिस्तान की जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया और वो वापस अपने वतन लौट सके। पाकिस्तान की पेशावर जेल से बाहर आने के बाद, रिहा होने के बाद हामिद निहाल अंसारी जो कि मुंबई का रहने वाला है, वो इस वक्त सामने जो पाकिस्तान की सीमा है यानी वाघा बॉर्डर, वहां से भारतीय सीमा अटारी बॉर्डर में प्रवेश कर चुका है। भारत में दाखिल होते ही हामिद निहाल अंसारी ने सबसे पहले अपने माता पिता को गले लगाया और रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने जमीन पर बैठकर सजदा किया। 6 साल बाद मां से मिल रहे निहाल उनसे लिपट कर रोने लगे। निहाल के पिता कुछ देर जमीन पर ही बैठे रहे और हाथ उठाकर दुआ की। कुछ देर बाद उनके पिता भी खड़े हो गए और बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में निहाल अंसारी को गले लगा लिया। बॉर्डर पार कर भारत की सीमा में बढ़ते ही निहाल के परिवार को मीडिया कर्मियों ने घेर लिया, लेकिन निहाल या उनके परिवार से किसी ने भी मीडिया से बात नहीं की और वहां से एक गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। मुंबई के रहने वाले हामिद अंसारी अपनी एक दोस्त से मिलने 2012 में पाकिस्तान गए थे, लेकिन वैध दस्तावेज के बिना पाकिस्तान में दाखिल होने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने निहाल के पास से हमजा नाम का नकली पहचान पत्र मिलने का दावा किया था, जिसके बाद 15 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान की कोर्ट ने उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जो 15 दिसंबर 2018 को पूरी हो गई। लेकिन कानूनी दस्तावेज तैयार नहीं होने की वजह से वो भारत रवाना नहीं हो पाए। जम्मू कश्मीर के लेह में पानी की किल्लत से निपटने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए गए। बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्टिफिशियल ग्लेशियर तेजी से, जो प्राकृतिक ग्लेशियर हैं वो तेजी से सिकुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां सिंचाई और पीने के पानी की कमी हो गई और इसीलिए वहां के लोगों ने मुश्किल हालात से निपटने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए इलाके के लोगों ने मिलकर पाइपलाइन बिछाई और उनके जरिए पाइप को फव्वारे की तरह ऊपर से गिराया गया। तापमान कम होने की वजह से पाइप से गिरने वाला पानी धीरे धीरे जमने लगा और इस तरह वहां एक छोटा ग्लेशियर तैयार किया गया। बताया गया कि सर्दियों के मौसम में इसी तरह ग्लेशियर बनाकर पानी को जमा किया जाएगा और गर्मियों में उसे काम में लाया जाएगा। पूरा वैली जो है आइस से जनवरी एंडिंग तक भरने की हमें उम्मीद है, जिसके चलते अगले साल हमारे लोगों को पानी की किल्लत ना हो। हालांकि इस दौरान पाइप के अंदर भी बर्फ जमने का खतरा रहता है, इसलिए कुछ लोग वहीं रहकर उसकी देखरेख करते हैं। लद्दाख में बेहद कम बारिश होने की वजह से ज्यादातर जगहों पर सर्दियों में जमा हुई बर्फ ही पानी की सप्लाई का सबसे बड़ा जरिया होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं और गर्मियों में इनसे मिलने वाले पानी की मात्रा में भी कमी आई, जिसकी वजह से लोगों में पानी जमा करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाना शुरू किया। गर्मियों के मौसम में आर्टिफिशियल ग्लेशियर की यही बर्फ पिघलती है और इससे निकलने वाला पानी वहां पहले से बनी नालियों के जरिए खेतों और घरों तक पहुंचता है। मुंबई की बोरीवली में बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर क्रिकेट खेलने के समय पिच पर गिर पड़े। बीजेपी एमएलसी क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस बीच वो बैट लेकर क्रिकेट पिच पर उतर गए और बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन शॉट खेलते वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया और वो पिच पर गिर पड़े, जिसके बाद वहां मौजूद लोग भाग करके उन्हें उठाने पहुंचे, लेकिन तब तक बीजेपी एमएलसी खुद ही खड़े हो गए। वक्त से पहले ही मौसम ने ऐसी करवट ली कि पूरे उत्तर भारत में लोग ठंड से ठिठुरने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम मैदानी इलाकों में ठंड से लोग बेहाल हो रहे हैं, जिसकी वजह पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। और ठंड का आलम यह है कि रात के वक्त श्रीनगर में डल झील का पानी बर्फ में बदल गया। नदी में हाथ डालने पर पानी के बजाय बर्फ हाथ में आ रही थी। हालांकि दिन के वक्त धूप निकलने से हालात कुछ बेहतर जरूर हुए। -4.6 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया और रात के दौरान डल लेक में कई जगहों पे पानी जो है जम गया था, ऊपरी सतह जम गई थी। श्रीनगर में ठंड का अंदाजा छोटे छोटे पार्कों को देखकर भी लगाया जा सकता है। बीच में दिख रहा फर्श ठंड की वजह से जमा हुआ पानी है। लोग इस पार्क में फव्वारों का मजा लेने आते थे, लेकिन पानी जम चुका है, इसलिए फव्वारे बंद हैं। हवा इतनी ठंडी है कि खून जमने लगे, इसलिए पार्कों में लोग मौजूद नहीं हैं। सर्दी के मारे लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है। पहले इतनी सर्दी नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। ट्यूशन जाना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में ऐसी सर्दी इतनी जल्दी, नवंबर में पहली बर्फबारी हुई, तब से आज तक सर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ों पर इस बार बर्फबारी की शुरुआत नवंबर में ही हो गई। झील को जमा देने वाली जिस ठंड का सामना जम्मू कश्मीर के लोगों को जनवरी में करना पड़ता था, वो ठंड दिसंबर में ही परेशान कर रही है। मोटी मोटी जैकेट, मफलर, टोपी सब निकल चुके हैं। इसीलिए अब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे इस बार ठंड जल्दी आई, वैसे ही जल्दी चली भी जाएगी, क्योंकि अब ठंड का सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ने लगा है।
क्योंकि राजौरी में मुगल रोड करीब 10 दिन से बंद है। बर्फ की इतनी मोटी चादर जमी है कि सड़क को खोलना तो दूर, ढूंढना भी मुश्किल है। ट्रकों के आगे कुछ खास पुर्जे जोड़कर हाईवे से बर्फ हटाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन कोशिश इसलिए बेकार है क्योंकि जितनी बर्फ हटाई जाती है उतनी ही बर्फ हाईवे पर दोबारा जम जाती है। ये बर्फबारी जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। खासतौर पर सेब की खेती करने वाले किसान नवंबर और दिसंबर में हुई बर्फबारी से बेहद खुश हैं। 6-7 साल पहले की बात है, उससे पहले होती थी ऐसी बर्फबारी, लेकिन इस बार मतलब दिसंबर से पहले हुई है, तो इससे जो हमारे फार्मर वगैरह हैं उनके लिए अच्छी है। ये अच्छी बर्फबारी हुई, पहली बार है, इतनी हम खुशी से देख रहे हैं। हालांकि सरकारी अधिकारियों का मानना तो ये है कि पिछले सालों में मौसम की चाल समझ से परे थी, मगर इस बार तो बर्फबारी वक्त पर हुई है। फ्रूट ग्रोअर्स हैं या दूसरे अन्य किसान हैं, तो उनके लिए खुशी की खबर है कि 15-20 साल के बाद ये मौसम सामान्य रूप से अपना उसने रूप दिखाया है। उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर से आने वाली फसल इस बार बाजार में वक्त से पहले ही आ जाएगी। लेकिन उत्तर भारत में सबसे बड़ी परेशानी इस बार ठंड बन रही है, जिसकी वजह से लोगों को जबरदस्त ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए नया साल आने से 2 हफ्ते पहले ही लोग ठिठुरने लगे। बिहार की राजधानी पटना में जगह जगह लोग अलाव जलाकर बैठे दिखाई देने लगे। सर्दी के जो कपड़े जनवरी में निकलते थे वो अभी से निकल चुके हैं। स्कूलों के वक्त में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, लिहाजा उन बच्चों की तकलीफ भी कम नहीं है जिन्हें सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है। पटना में लोगों की तकलीफ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ठंड के बीच घंटों तक चली हल्की बूंदाबांदी से तापमान में और ज्यादा गिरावट आ गई, इसलिए सड़कों पर भीड़ भाड़ दिखनी बंद हो गई। सड़कों के किनारे पर जले अलाव ही ठंड से मुकाबले का जरिया बने हुए हैं। यही हाल बिहार के मुंगेर का है, जहां हल्की बारिश के बाद ठिठुरन और बढ़ गई। सड़कें खाली हैं और बहुत जरूरी होने पर ही लोग घर से निकल रहे हैं। कमोबेश ऐसा ही हाल बिहार के मधेपुरा का भी है। बिहार के कई जिलों में सोमवार रात से शुरू हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तो उत्तराखंड में तकलीफ कुछ अलग है। कई पहाड़ी हिस्से ऐसे हैं जहां ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पहाड़ों के हिस्से कमजोर होकर टूट रहे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर पहाड़ का ऐसा ही बड़ा सा हिस्सा टूट कर गिर गया। घंटों तक हाईवे से पत्थर हटाने के लिए मशीनों के जरिए कोशिश चलती रही। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की 2 बड़ी वजह है। मौसम विभाग का मानना है कि हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व है, यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से चलने वाली हवाएं देश के पूर्वी हिस्से तक असर डाल रही हैं। इस बार हवाओं की रफ्तार भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है। हवाओं की ये रफ्तार सामान्य से ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को सामान्य से ज्यादा ठिठुरन महसूस होती है। कड़ाके की ठंड की दूसरी वजह पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्से ऐसे हैं जहां इस बार नवंबर में भी बर्फ पड़ी और दिसंबर में भी बर्फबारी हुई। दिसंबर में तीनों राज्यों में एक साथ हुई भारी बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में लोग कांपने को मजबूर हो गए। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री तक नीचे जा चुका है। ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की वजह से तापमान में और गिरावट आ गई, जिसकी वजह से पहले से ठिठुर रहे लोगों की आफत और बढ़ गई। दिल्ली में तो मंगलवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही, जब दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर के महीने में दिल्ली में न्यूनतम तापमान का ये स्तर सामान्य से 3 डिग्री कम है। राहत की बात केवल इतनी है कि अधिकतम तापमान अब भी 22 डिग्री पर बना हुआ है। सुबह के कुछ घंटे तक तो दिल्ली में हल्का कोहरा भी छाया रहा, जिसका सीधा असर विजिबिलिटी पर पड़ा और लोगों को हेडलाइट जलाकर ही गाड़ियां चलानी पड़ी। सड़कों पर ट्रैफिक भी रोज के मुकाबले कम ही रहा। लेकिन दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों का भी वक्त सर्दी की वजह से बदला नहीं गया है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान तो दिल्ली के लोगों को और ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि अनुमान जताया गया है कि हल्का कोहरा दिल्ली में केवल बुधवार तक ही रहेगा, जबकि गुरुवार से शीतलहर चल सकती है। शीतलहर चलने का मतलब यह है कि ठंडी हवाएं दिल्ली की सर्दी को और बढ़ा देंगी। गुरुवार को दिल्ली का तापमान भी और ज्यादा लुढ़कने की आशंका है। अनुमान के मुताबिक दिल्ली का तापमान गुरुवार को 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 4 डिग्री तापमान के साथ तेज हवाओं के टॉर्चर का सामना लोगों को शनिवार तक करना पड़ सकता है। हालांकि रविवार से तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन हवाओं की रफ्तार कम हो सकती है, जिसकी वजह से कोहरा लौट सकता है। राफेल समेत कई मुद्दों पर हमलावर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक वीडियो के बहाने तंज कसा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सलाह देते दिखाई दिए।
जिसके बाद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोल दिया। इस वीडियो में संसद के बाहर मीडिया से बात करने से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को समझाते दिखे। इसके बाद राहुल गांधी पीछे खड़े अहमद पटेल की ओर मुड़े। अहमद पटेल ने भी उन्हें कुछ बताया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ समझाया। ज्योतिरादित्य की बात सुनने के बाद राहुल गांधी ने इशारों में हामी भी भरी। पहले तो स्मृति ईरानी ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए तंज कसा। उसके बाद सीधे राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठा दिया कि अगर सपने दिखाने के लिए भी ट्यूशन लेने की जरूरत पड़ती है तो कहीं न कहीं ये नेतृत्व के बारे में जनता को एक चौंकाने वाला संकेत देता है। वीडियो के बहाने स्मृति ईरानी ने तंज कसा कि खुद राहुल गांधी को अपनी बातों पर यकीन नहीं है। पिछले 5 सालों में इस साल सीमा पर सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए। सरकार ने लोकसभा को बताया कि इस साल भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर निगरानी के दौरान पिछले 5 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक आदमी ने जन्म के 3 दिन बाद बेटे की मौत के मामले में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से खत लिखकर कार्रवाई की मांग की। जापान सरकार ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ रही गतिविधियों की वजह से रडार पर न दिखने वाले 45 लड़ाकू विमान और कई जहाजों को खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अमेरिका और हंगरी के विरोध के बावजूद शरणार्थियों से जुड़े एक समझौते पर मोहर लगा दी, जिससे 2.5 करोड़ से ज्यादा शरणार्थियों वाले देशों को मदद मिल पाएगी। मुंबई के पास समंदर में शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाने का काम शुरू हो गया। केरल के लव जिहाद मामले से सुर्खियों में आई हदिया के पिता बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तराखंड के कोटद्वार का नाम बदलकर कण्व ऋषि के नाम पर कण्व नगरी कोटद्वार करने का एक प्रस्ताव नगर निगम में पास कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर अनुमति देने पर बुधवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। 1962 के युद्ध के कैदियों पर रिटायर्ड कर्नल केडी सेगन की ओर से लिखी गई एक किताब का दिल्ली में विमोचन किया गया। सरकार केबल टीवी के जरिए इंटरनेट सुविधा देने को लेकर जल्द गाइडलाइंस जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में हर हाल में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा पूरा करने का भरोसा दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर 15 साल में राज्य को खोखला करने का भी आरोप लगाया। भूपेश जी, कर्ज माफी की घोषणा आपने की, पहली कैबिनेट में पहला निर्णय लिया गया, साइन हो गए। 35,000 करोड़ रुपए का सरकार पर कर्ज है। आपके भरोसे पर राहुल गांधी जी ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में हमने कर्ज माफी कर दी, पूरे देश में मोदी जी से कर्ज माफी करवाएंगे, वरना मोदी जी को सोने नहीं देंगे। अब 35,000 करोड़ का कर्ज है। किसानों की कर्ज माफी की घोषणा तो कर दी, लेकिन मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखिए, अन्नदाता के लिए कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और किसानों के कर्ज माफ करने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो उसमें पीछे नहीं हटेंगे। और रमन सिंह ने इन 15 साल में छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया है। इसे फिर से पटरी में लाने की जिम्मेदारी है और हम लोग लाएंगे भी और अन्नदाताओं को खुशहाल भी बनाएंगे। तो पैसे मामले में कहीं कमी नहीं आने देंगे, हम विश्वास दिलाते हैं। कर्ज के साथ सारे जो वादे किए हैं, बोनस, बिजली बिल हाफ, ये सारी चीजें सब करेंगे। राहुल जी की नाक कहीं कटने नहीं देंगे। राहुल जी ने ऋण माफी की बात उन्होंने कही है, उसे हमने कल ही पूरा कर दिया है। 2500 रुपये में धान खरीदेंगे, जो बचत राशि एमएसपी से जो ऊपर है वो प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे। बिजली बिल आधा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोई बिजली का उत्पादन होता है और यहाँ सबसे महंगा बिजली खरीद रहे हैं, इसको भी हम अभी बजट सत्र में सारी चर्चा करेंगे और सबको हम लोग देंगे भी। तो बहुत सारे जो वादे किए हैं उन सबको हम लोग पूरा करना है और कम से हम करेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता से, सब वर्गों से जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री तो आप बन गए, लेकिन ये ताज जो है वो कांटों भरा भी दिखाई दे रहा है। 29 एमएलए जो है वो आदिवासी वर्ग से हैं, ओबीसी एमएलएस भी काफ़ी है। अब मंत्री बनाने हैं आपको पकड़कर 3 बन चुके हैं, 10 पद खाली है। संसदीय सचिव आप बनाएंगे नहीं, क्योंकि मुद्दा आप ही ने उठाया था कि लाभ का पद है। तो ये मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इसमें तो पसीने छूट जाएंगे, वरना फिर गुटबाजी जो है वो बाहर आएगी कांग्रेस में। सत्ता चलाने की अपेक्षा संगठन चलाना ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि मैं सत्ता में भी रह चुका हूँ, 5 साल मंत्री भी रहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। संगठन का अध्यक्ष के रूप में भी आज मेरा 5 साल पूरा हो रहा है। 19 दिसंबर 2013 को मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था, आज वो समय पूरा हो चुका 5 साल का।
संगठन चलाना और कठिन होता है, अभाव में काम करना होता है, सड़कों पे संघर्ष करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, तो वो काम ज़्यादा कठिन है। सत्ता में रह के जो काम करना है वो जनहित के काम करना है और उसके लिए भी मेहनत करने में हम कोई कमी नहीं करेंगे। और मंत्री और मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो ये जो सरकार है वो चंद मुट्ठी भर लोगों की सरकार नहीं होगी, इसमें तो हर आदमी कहेगा मेरी सरकार है। छत्तीसगढ़िया का नारा तो लग ही रहा वैसे भी अभी से। मैंने कहा ना कि इसमें हर वर्ग, चाहे हमारे किसान हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, व्यापारी हों, बुद्धिजीवी हों, पत्रकार हों, सब कहेंगे सरकार हमारी सरकार। भूपेश जी 2018 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 4 महीने जो है वो भूपेश जी बचे हुए हैं, थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो इसका खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ सकता है मैनेजमेंट में। अभी तो हम 3/4 जीते विधानसभा में, अब तो 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे। एक सवाल आखिरी रहा, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। नक्सलवाद को लेकर केंद्र सरकार का साफ स्टैंड है कि गोली का जवाब गोली से देंगे। उन्होंने कहा है कि मूल नष्ट करेंगे। आप कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे, जो है हल निकाला जाएगा वो बातचीत से निकाला जाएगा, तो क्या स्टैंड रहेगा ये क्लियर बताइए। देखिए, नक्सलवाद है वो बंदूक से हल नहीं किया जा सकता। 15 यदि बंदूक से हल किया जाता तो कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा फोर्स कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन नक्सलवाद है विस्तार ही पाया है। तो ये जो समस्या है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्या है। ये जो पीड़ित लोग हैं, चाहे वहाँ रहने वाले हैं, उनसे जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उन सब से बात करके ठोस निर्णय लेंगे और कदम उठाएंगे।